जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं, जी तो बच्चों जिस पे आज हम बात करने लगे हैं वो है शॉर्ट स्टोरी द जजमेंट। आज हम इसके कैरेक्टर्स पे बात करेंगे और इसकी समरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द जजमेंट बच्चे हमारे जर्मन राइटर फ्रांज काफ्का ने लिखी है। और फ्रांज काफ्का जो है वो लिटरेचर में बहुत ही नुमायां मकाम रखते हैं। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है द जजमेंट, ये इन्होंने एक ही सिटिंग में लिखी थी इन 1912, 1912 में ये लिखी गई है। और जो योमे हादी जिसको कहा जाता है जूइश कम्युनिटी में, योमे हादी, डे ऑफ एंटोनमेंट या डे ऑफ जजमेंट भी उसे कहा जाता है, उस दिन इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। और इसका जो थीम है, जो इसका सब्जेक्ट है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें जो मॉडर्न मैन है, जो राइटर है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो एक ग्रेट है, उसकी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में जो इनकम्पैटिबिलिटी है, जो सोसाइटी के साथ एक तजाद है, उसका जिक्र किया गया है। जो राइटर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अक्सर अपने मुआशरे में अनफिट होते हैं। उनके लिए वहां पे एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है। फिर बच्चे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पे भी बात करेंगे कि ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये कैसे ऑटोबायोग्राफिकल है, क्या इसमें एलिमेंट्स हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल लगते हैं, बल्कि यकीनन है। अभी हम जरा इसके कैरेक्टर्स पे आते हैं। पहला कैरेक्टर जो हमारी शॉर्ट स्टोरी में है वो बच्चे हमारे पास है जॉर्ज बेंडामिन। जॉर्ज बेंडामिन ये हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, यंग है। दूसरा जो कैरेक्टर हमारे पास है वो इसका फादर है। उसको उसके नाम से कहीं भी मुखातिब नहीं किया गया, उसके नाम का नहीं बताया गया, सिर्फ उसको फादर ही बुलाया गया है। एक जगह पे सीनियर बेंजामिन लिखा गया है। फिर स्टोरी में बच्चे एक इसका फ्रेंड है, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन उसका नेम कहीं मेंशन नहीं है। और फिर बच्चे फोर्थ जो कैरेक्टर है वो इसकी फयांसी है। इसकी फयांसी के बारे में बताया गया है, उसकी बात की गई है। मेन स्टोरी जॉर्ज बेंडामिन के इर्द गिर्द ही घूमती है। और स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो बेंडामिन जो है, जॉर्ज, उसे दिखाया गया है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है जब से उसकी वालदा फौत हुई है। तो उसने बिजनेस को खुद ही संभाला है। उससे पहले बिजनेस उसके वालिद संभाला करते थे। और वालिद क्योंकि बिजनेस को संभालते थे, लुक आफ्टर करते थे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थे, हेड ऑफ द बिजनेस थे, तो डिसीजंस भी वही करते थे। और इसको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो जब से इसने बिजनेस को संभाला है, तब से जो बिजनेस है वो जरा बेहतर हो गया है, उसमें प्रोग्रेस बढ़ी है। और इसको ये दिखाया गया है कि ये अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना चाहता है। वो फ्रेंड इसका चम है, जिसे आप लंगोटिया यार कहते हैं, करीबी दोस्त है, जो यहां से माइग्रेट करके रशिया चला गया है। और उसका बिजनेस स्टार्ट में तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अब उसका बिजनेस जो है वो इतना बेहतर नहीं है। मजे की बात यह है
कि कॉन्टिन्यूसली इसका अपने दोस्त के साथ राब्ता रहता है थ्रू लेटर्स, लेकिन इसने उसे अपनी वालदा की डेथ के बारे में भी उसे नहीं बताया है। डेथ के बारे में बताया है, लेकिन उसने बड़ी फॉर्मल सी कंडोलेंस कर दी थी। उसने जॉर्ज ने अपने फ्रेंड को अपनी सक्सेस के बारे में नहीं बताया है। जॉर्ज को ऐसा लगता है, ये जॉर्ज का पर्सपेक्टिव है, कि अगर मैं उसे अपनी सक्सेस के बारे में बताऊंगा तो क्योंकि उसका बिजनेस अब क्राइसिस में है तो उसे बहुत ही ज्यादा इल फील होगा, बुरा लगेगा। और जॉर्ज क्योंकि अब एक वेल टू डू फैमिली जो है, उसका सन इन लॉ भी है, मतलब इसने एक मंगनी कर ली है लड़की से, तो जॉर्ज ने अपने फ्रेंड को इसका भी नहीं बताया है। उसे लगता है कि अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो मुझसे जेलस हो जाएगा कि एक तो मैं बड़ा सक्सेसफुल हूं और दूसरा मेरी मंगनी भी हो गई है। जबकि इसका दोस्त जो है वो बिजनेस में भी लॉस पे जा रहा है, डिक्लाइन पे जा रहा है, डिटेरियोरेशन पे जा रहा है। और टर्म इसने उसके लिए यूज की है कि शादी में भी ऐसा लगता है कि वो इनक्यूरेबल बैचलर है, मतलब वो बैचलर है, शायद वो शादी भी कर नहीं सकेगा। इस चीज का जिक्र आता है। अब इस एंगल से अगर देखा जाए तो इसकी जो सोच है वो किसी हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है कि उसका दोस्त जो है वो इससे मिलने नहीं आया है। तो जॉर्ज ने उसे अपनी चेंज लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जॉर्ज ने जिंदगी की स्ट्रगल की है। जब जॉर्ज मुश्किल में था तो दोस्त ने इसे कहा था कि भाई तुम भी मेरे पास आ जाओ, सेंट पीटर्स स्ट्रीट में आ जाओ, क्योंकि यहां पे बिजनेस के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम ग्रो कर सकते हो। लेकिन तब ये अपने आप को कन्विंस नहीं कर सका और अब ये बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है। तो जॉर्ज जो है, इसका जो कन्फ्लिक्ट है बच्चे, ये इंटरनल है, ये इनर कन्फ्लिक्ट है। जब इंसान का कन्फ्लिक्ट अपनी जात से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर कन्फ्लिक्ट है। और इनर कन्फ्लिक्ट ये है कि क्या वो अपने दोस्त को बताए या ना बताए। हत्ता कि इस बात का जिक्र ये अपनी फैंसी से भी करता है और उसे कहता है कि मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा, और उसको इन रीजंस की वजह से नहीं बताता जो भी मैंने आपसे शेयर की है। कि ऐसा ना हो कि वो उसकी सक्सेस को देख के, उसके फाइनेंशियल प्रोग्रेस को देख के उससे जेलस हो जाए या बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाए। ये जब भी उसे लेटर लिखता है तो ट्रिवियल मैटर्स पे बात करता है, छोटे छोटे मामलात पे बात करता है। कभी बताता है कि मोहल्ले में फलां के साथ ऐसा हो गया, कभी बताता है कि कम्युनिटी में ऐसा हो गया, फलां की मंगनी हो गई, फलां के इस तरह के मामलात हो गए। तो इस तरह की बातें उसके साथ शेयर करता है और टाइम उसके साथ गुजारता है। अब बच्चे जो इसकी फयांसी है उसका नाम है फ्रॉलिन फ्राइडा ब्रेंडाफेल्ड। फ्राइडा आप याद कर लें, फ्राइडा ब्रेंडाफेल्ड, ब्रेंडन फेल्ड, ब्रेंडन फेल्ड। ये जब उससे बात करता है तो वो इसे कहती है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा है जो तुम्हारी सक्सेस से जेलस हो जाता है तो फिर तो तुम्हें इससे दूर हो जाना चाहिए, फिर तुम्हें इसके करीब रहने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा होता है बच्चे एक दिन कि ये अपने वालिद के रूम में चला जाता है और रूम में जाने से पहले अपने दोस्त को खत लिखता है और खत में अल्टीमेटली सारी बात उसे बता देता है कि बिजनेस भी मेरा सक्सेसफुल जा रहा है
और मैंने एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की फ्राइडा, उससे एंगेजमेंट भी कर ली है। वो इसको सील करता है लेटर को, और सील करके अपने वालिद के पास चला जाता है। जब वो वालिद के पास जाता है तो उसका वालिद एक साइड पे बैठ के, एक विंडो के करीब बैठ के अखबार पढ़ रहा होता है, और अखबार इतने करीब रख के पढ़ रहा होता है कि ये रियलाइज होता है कि शायद उसकी जो आईसाइट है वो वीक है, आईसाइट उसकी वीक है। जब ये रूम में एंटर होता है तो इससे रियलाइज होता है कि मेरे फादर को जो रूम है वो तो बहुत ही ज्यादा डार्क है, और उसे इस डार्क रूम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो विंडो है उसके सामने एक बड़ी सी दीवार सी बन गई है और उसका शैडो है, और वो शैडो पड़ता है और डार्कनेस में इजाफा हो जाता है। कहता है कि यार मैंने क्यों केयर नहीं की, मुझे ये ख्याल करना चाहिए था। फिर अपने फादर के पास जाता है, उससे बात करता है, और उसे कहता है कि आपको याद होगा कि मेरा एक दोस्त था, और मेरा दोस्त मेरे पास आता था जो रशिया चला गया है। ये भी आपको पता है कि वो रशिया चला गया था। तो मैं उसको खत लिखना चाहता हूं, या मैंने उसको खत लिखा है। जब ये बात अपने फादर से करता है तो फादर बिल्कुल ही निगेट कर देता है, और वो कहता है तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं था, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो एक जोकर हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम हमेशा से ही जोकर थे, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था जो बाहर चला गया। फिर फर्दर फादर इसे कहता है, ये अपने वालिद को याद दिलाता है कि वो यहाँ पे आता था, किस तरह वो यहाँ पे बैठा हुआ था, और आपने भी उससे ये बातें की थी। तो फादर बात और तरफ लेके जाता है, बजाय उसका आंसर देने के फादर अपनी बात करता है, उसकी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। ये जब अपने फादर को देखता है तो इसे रियलाइज होता है कि मेरा वालिद अभी भी स्टैचर में, कदोकामत में बड़ा ही एक जायंट है, बड़ा ही एक जायंट है। साथ वो देखता है कि अभी तक जो क्रम्पेट्स हैं फूड के, वो भी वहीं पे पड़े हुए हैं जो उसके वालिद ने नाश्ता किया था, तो वो उसका वालिद समेट के परे कर देता है। तो फादर उससे क्वेश्चन क्या करता है, मैं वो लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। हैव यू रियली गॉट दिस फ्रेंड इन सेंट पीटर्सबर्ग? मतलब पीटर्सबर्ग स्ट्रीट में क्या तुम्हारा कोई दोस्त है सही? हैव यू रियली गॉट दिस फ्रेंड इन सेंट पीटर्सबर्ग? तो जॉर्ज आगे से एम्बेरसमेंट फील करता है और खड़ा हो जाता है। अब बच्चे फर्दर वो जब उसे याद दिलाता है तो भी उसका वालिद क्या कहता है, यू हैवंट एनी फ्रेंड इन सेंट पीटर्सबर्ग, you always were a joker and you have not even shrunk from playing your jokes on me. how could have how could you have a friend out there of all places? I simply can't believe it. अब इससे बच्चे दो बातें लगती हैं। एक बात तो ये है कि उसका फादर प्रिटेंड कर रहा है, या इसे रियलाइज करवाना चाहता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुमने कभी उससे राब्ता नहीं किया, वो कहां से तुम्हारा दोस्त है, तुमने कभी उसके दुखों का ख्याल नहीं किया। और दूसरा ये है कि वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है, साइकोलॉजिकल डिजीज में है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में है, कि उसे बात की समझ नहीं आ रही, वो भूल गया है कि वाकई उसका कोई दोस्त था। अब अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं
कि वो अपने वालिद को देखता है कि वो अंडर पैंट्स पहने हुए हैं और सॉक्स पहने हुए हैं। तो जॉर्ज को रियलाइज होता है कि यार मुझे अपने वालिद की जो अंडर पैंट्स हैं और सॉक्स हैं या अंडर गारमेंट्स जिसे आप कहेंगे, वो नई खरीदनी चाहिए थी, वो नई उनके लिए मंगवानी चाहिए थी। क्यों मैंने इसकी केयर नहीं की? मुझे इसकी केयर करनी चाहिए थी। इससे ये एंगल बताने का है कि वो अपने वालिद के मामलात में कितना केयरफुल है। पहले कि उसे रूम का अंदाजा हुआ है कि रूम डार्क है, और वो अपने वालिद को कह रहा है कि आप इस रूम में नहीं रहेंगे बल्कि आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाए, वहां पे आप रहेंगे, वहां पे लाइट होती है। और दूसरा, उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि ये जो सॉक्स हैं और जो अंडर पैंट्स हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी मुझे चेंज करनी चाहिए। मैंने इतनी निग्लेक्ट क्यों किया है? मतलब मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? अब वो अपने वालिद को क्या करता है बच्चे, खुद उठा के और अपने बेडरूम में ले जाता है, उठाता है उसे और बेड में ले जाता है। जॉर्ज उससे फिर बात वहीं पे साथ साथ जारी है। जॉर्ज उससे कहता है कि क्या अब आपको मेरा दोस्त याद आ गया है? इतने में जॉर्ज उसे उसके ऊपर, अपने वालिद के ऊपर एक कवर सी करता है, जिसे आप रजाई कर लें, लिहाफ कर लें, ब्लैंकेट कर लें, वो उसके ऊपर डालता है और कहता उसे क्या है, अपने वालिद से पूछता है, बल्कि वालिद उससे पूछता है, एम आई वेल कवर्ड अप नाउ? अब वो सवाल क्या कर रहा है कि क्या मेरा दोस्त आपको याद आया है? बाप आगे से क्या पूछ रहा है, एम आई वेल कवर्ड अप नाउ? क्या अब मैं बिल्कुल ठीक कवर अप हो गया हूं? रजाई बिल्कुल ऊपर है, ब्लैंकेट बिल्कुल ऊपर है, मेरे कोई जगह रह तो नहीं गई? जॉर्ज फिर दोबारा सेट करता है, तो वालिद फिर कहता है, एम आई वेल कवर्ड अप? आगे से ये आंसर करता है, डोंट वरी, यू आर वेल कवर्ड अप। अब जब ये बात ये अपने वालिद को करता है, तो उसका वालिद यकदम शाउट कर जाता है, गुस्सा कर जाता है, शदीद गुस्से में आ जाता है, रजाई को ऐसे परे कर देता है और खड़ा हो जाता है और उसे कहता क्या है, यू वांटेड टू कवर मी अप, आई नो दैट माय यंग स्काउंड्रल, बट आई एम नॉट कवर्ड अप येट। और वालिद उसे क्या कहता है कि ठीक है, मैं जितना भी कमजोर हूं, तुम्हारे जितनी ताकत है मुझ में, मैं अपना ख्याल कर सकता हूं, मैं अपनी लुक आफ्टर देख कर सकता हूं। तुम मेरे साथ इतने अरसे, इतने सालों से गलत बात कर रहे हो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे दोस्त को भूल गया हूं? तुम्हें अपने दोस्त की क्या फिक्र है? तुम्हें अपने अलावा किसी की फिक्र है? मैं तो उसके लिए रोया भी हूं, मैं उसके साथ राब्ते में भी रहता हूं और मैं उसके हालात से वाकिफ हूं, लेकिन तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अब वालिद क्या कर रहा है बच्चे, एक एंगल ये दिखाया गया है कि ये अपने वालिद की कितनी केयर करता है, ये दूसरों के बारे में किस तरह सोचता है। देखिए ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये अपने दोस्त से राब्ता कम कम रखता है, वजूहात बता रहा है कि वो क्या है, डाउन पे है, डिक्लाइन पे है, मुसीबत में है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा। मैं क्या हूं, प्रोग्रेस कर रहा हूं, बूम पे हूं, ब्लॉसम कर रहा हूं, ठीक है, तरक्की कर रहा हूं। वो क्या है, इनक्यूरेबल बैचलर है। ये क्या है, मंगनी कर रखी है, शादी भी करेगा, करना चाहता है। उसे लगता है कि मेरा ये बताने से उसे तकलीफ होगी, और अगर उसे ये कहा जाए कि तुम वापस आ जाओ, तो उसे लगेगा कि यार मैं तो कामयाब नहीं हो सका। यही वजह है कि मेरा दोस्त इनडायरेक्टली मुझे कह रहा है कि भाई तुम वापस आ जाओ। तो ये बच्चे क्या कर रहा है, ये बुनियादी तौर पर दूसरों का ख्याल कर रहा है,
फादर के बारे में भी पहले अंदर गया तो रियलाइज हुआ है कि फादर का रूम क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। फिर रियलाइज हुआ कि कहीं आई साइट का इश्यू है, वाले साहब करीब करके बैठे। फिर एहसास हुआ कि अंडर गारमेंट्स वाले साहब के न्यू होने चाहिए। फिर उनको खुद उठाया है और बेड पे लिटाया है। और वालिद क्या कह रहा है कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। अब मैं वापस आ रहा हूं सीन पे, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है, तुम तो परवाह ही नहीं करते हो। तुम तो अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लेते हो जहां पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नो वन इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। कि जी साहब बड़े बिजी हैं, साहब बड़े मसरूफ हैं, और तुम अपनी चालाक सी चीजें, चालाक से लेटर रशिया में लिख देते हो कभी कभार। तुम मुझे सिखाओगे? कोई भी अपने बाप को यह सिखा नहीं सकता कि उसका बेटा कैसा है। तो मुझे पता है कि तुम कैसे हो। तुमने मेरी तरफ बिल्कुल कमर कर दी है, तुमने मेरी तरफ बिल्कुल परवाह ही नहीं किया, और मेरा जो बिजनेस है वो भी अपने खुद ही काबू कर लिया है। और मेरा बेटा जो है वो ही डिसाइड करेगा, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि वो शादी उसने करनी। तो वालिद कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो दोस्त है उसको मैंने धोखा नहीं दिया, मैं उससे राब्ता करता रहा हूं। ये लाइन बड़ी खूबसूरत है। आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग हिम हियर ऑन द स्पॉट। अब जब ये सारी बातें सुनता है जॉर्ज, तो जॉर्ज बेंजामिन जो है, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, वो सरप्राइज्ड हो जाता है, बिविल्डर्ड हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है, और कहता क्या है, यू कॉमेडियन। वालिद को क्या कह रहा है, यू कॉमेडियन। बात उसके मुंह से निकल गई है, रोक नहीं सका। यू कॉमेडियन। तो फादर क्या कहता है, यस आई हैव बीन प्लेइंग अ कॉमेडी, आई हैव बीन प्लेइंग अ कॉमेडी। तो फादर को अपनी कंप्लेंट्स है, और वो कंप्लेंट्स क्या है कि जब से मेरी बीवी फौत हुई है, जब से जॉर्ज की मदर फौत हुई है, तो जॉर्ज ने, यानी कि तुमने, सब कुछ अपने हिस्से में कर लिया। जो कुछ भी मेरा था वो तुमने संभाल लिया, सारा बिजनेस तुमने संभाल लिया। मैं यहीं पे, मेरा स्टाफ जो है वो भी तुमने संभाल लिया, मुझे बिल्कुल महरूम करके रख दिया है। और बेटा मेरा जो है वो तरक्की कर रहा है, बेटा मेरा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, और उन्हीं चीजों पे तरक्की कर रहा है जो चीजें मैंने बनाई थी, जो बिजनेस मैंने एस्टैब्लिश किया था, जो कारोबार मैंने एस्टैब्लिश किया था, जो मेरा था, उसकी बुनियाद पे तुम आज इतनी तरक्की कर चुके हो। और तुम अपने ही फादर को इस तरह डिसीव कर रहे हो, अपने वालिद को तुमने इग्नोर कर दिया। डू यू सपोज दैट आई डिडंट लव यू, आई फ्रॉम होम यू स्प्रैंग। तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम जिसने मुझसे जन्म लिया। तो ये बीइंग अ फादर, आप देखेंगे ये सारी बातें। अब जब ऐसा होता है तो वालिद इतना गुस्से में है कि ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। ये जब आगे होने की कोशिश करता है तो बाप क्या कहता है, स्टे वेयर यू आर, आई हैव नो नीड ऑफ यू। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अभी भी समझते हो कि तुम में ये ताकत ज्यादा है, तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी मर्जी से पीछे खड़े हो, इतना यकीन है तुम्हें। मैं आज भी तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, ये फादर कह रहा है। मैंने अपनी मर्जी से रास्ता छोड़ा है और तुम्हारे लिए सीट दी है, अपनी मर्जी से, क्योंकि तुम्हारी वालदा चली गई। तो मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ एक तावन बना लिया, दोस्त के साथ इत्तेहाद कर लिया, और तुम्हारे सारे क्लाइंट्स जो हैं वो मेरी जेब में है। मैं अगर चाहूं तो तुम्हारा बिजनेस खत्म कर सकता हूं। ये एक फादर कहता है। अब जब ऐसा होता है बच्चे, कहता है आज तुम मेरे पास आए हो, फादर फर्दर कहता है, आज तुम मेरे पास आए हो,
इतने सालों के बाद तुम्हें अपने बाप का ख्याल आया। आज तुम ये मुझसे पूछने आए हो कि क्या मुझे अपने दोस्त को ये बताना चाहिए कि मैंने एंगेजमेंट कर ली है। वो तो पहले ही इस बात को जानता है, मैं उसे ऑलरेडी लिख चुका हूं कि तुमने एंगेजमेंट कर ली है। अब जब ये सिचुएशन बनती है बच्चे, तो फीलिंग्स ऑफ अ फादर को टोटली बड़ी खूबसूरत अंदाज में काफका ने बयान किया है। और फादर कहता क्या है? For years I have been waiting for you to come out with this question. कितने सालों से मुझे इंतजार था कि तुम मुझसे कुछ पूछते। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हम खुद बड़े समझदार हैं और वो पेरेंट्स से मशवरा नहीं करते। तो शायद यही वो क्वेश्चन है जो बाप कर रहा है। Do you suppose I concern myself with anything else? Do you suppose I read newspaper? An old newspaper with a name that was already quite unknown to George. कहता है तुम्हें लगता है मैं अखबार पढ़ता हूँ? पुराना अखबार एक ही पढ़ा है, वही बार बार मैं देखता रहता हूँ। How long you have delayed before coming to maturity? मैच्योर होने में तुमने कितनी देर कर दी है। मैच्योर होने में तुमने कितनी देर कर दी। मतलब इतने साल तुमने मुझसे नहीं पूछा, इतने साल तुमने अपने दोस्त को सच्ची बात नहीं बताई, और आज तुम कह रहे हो। अब जॉर्ज क्या कहता है? So you have been lying in wait for me, cried George. आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे कि कब मैं आऊं और मैं आपसे बात करूं। तो वालिद आगे से कहता है अब इस बात करने का क्या फायदा? I expect you meant to say that earlier. It's not to the point anymore. अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं है, पहले तुम्हें ये बात करनी चाहिए थी। अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो टाइम गुजर गया। तो फादर फर्दर क्या कहता है? You were an innocent child, it's true, but it's even more true that you have been a devilish human being. तुम चाइल्ड तो बहुत मासूम थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम बड़े शैतान इंसान थे। डेविलिश ह्यूमन बीइंग। अब कोई फादर अपने बेटे को अगर ये कहे, और बात इतनी सी है कि वो उसकी नजर में उसे लगता है कि वो मैच्योर नहीं है, उसने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा और शायद उसने अपने बाप का उतना ख्याल नहीं रखा, तो यहां पर ऐसा बाप दिखाया गया जो बड़ा अथॉरिटेटिव है और कहता क्या है? आई सेंटेंस यू नाउ टू डेथ बाय ड्राउनिंग। कि मैं ये तुम्हें सजा तजवीज करता हूं कि तुम जाकर दरिया में डूब मरो, क्योंकि दरिया के बिल्कुल करीब ही ये लोग रहते हैं। तो जॉर्ज क्या करता है? फौरन वहां से भागता है बच्चे, इतनी तेजी से भागता है, बाहर आता है, रिवर की ब्रिज पे पहुंचता है और ब्रिज पे पहुंच के वहां पे जंप कर देता है और सुइसाइड कमिट कर लेता है। तो यहीं पे बच्चे हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है ये एंड हो जाती है। ये इस शॉर्ट स्टोरी की समरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एनालाइज करेंगे। ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें कौन से एलिमेंट्स बायोग्राफिकल हैं, ऑटोबायोग्राफिकल है, साइको एनालिटिक थियरी इसमें क्या है, साइको एनालिसिस कौन सा है,